हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोल केमिस्ट्री। कल तक के वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग राउल्ट्स लॉ के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था उसके अंदर हमने एक डेरिवेशन सॉल्व किया था और उसमें हमने टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया था। आज हम लोग उसी राउल्ट्स लॉ का ग्राफ पढ़ने वाले हैं। हम देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ। आप एक्स एक्सिस बना लीजिए और वाई एक्सिस बना लीजिए और इस तरीके से एक डब्बे में बंद कर दीजिए। यहां पर आप देखिए हमने ले लिया x1 बराबर है 1 के। अगर x1 1 हो गया तो x2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, क्योंकि हमने रूल पढ़ रखा है x1 x2 बराबर होता है 1 के। अगर x1 1 हो गया तो x2 क्या हो जाएगा? अपने आप 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे x1 हो जाएगा 0 और x2 क्या हो जाएगा? 1। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे x1 तो होता जा रहा है कम, x1 डिक्रीज होता जा रहा है और x2 बढ़ता जा रहा है और x2 क्या हो जाएगा? 1, तो x1 क्या हो जाएगा? 0। हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जब कल हमने राउल्ट लॉ पढ़ा था तो P1 बराबर P1 नॉट x1 था और P2 बराबर था P2 नॉट x2 के। तो यहां पर हम लोग मोल फ्रैक्शन ले लिए x एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर हम लोग क्या ले लेंगे? वेपर प्रेशर। ये हो चुका है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो अब देखिए x1 डिक्रीज होता होता 0 हो गया है और x2 बढ़ता बढ़ता 1 हो चुका है। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनने वाला है वो बनने वाला है बिल्कुल लीनियर। ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लीनियर ग्राफ हो गया। अब मोल फ्रैक्शन कौन सा बढ़ रहा है? x2। और अगर हम उल्टा देखें यहाँ पर x1 0 है, यहाँ पर तो देखिए x2 0 था, तो जैसे जैसे बढ़ते गए मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, x2 1 हो गया। यहाँ पर x1 0 है, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता गया, हम इसको सीधा लाइन बना लेते हैं, आप लोग स्केल से बना सकते हैं। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता गया, इसको बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता गया वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। तो आप इसे उल्टे आएंगे तो भी मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है और सीधे जाएंगे तो भी मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पर x2 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर x1 इंक्रीज हो रहा है। आप इसको अलग अलग ग्राफ में भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही ग्राफ के अंदर शो कर दिया है। इन दोनों लाइनों को आप मिला देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x1 1 था और x2 0 था। जैसे जैसे हम लोगों ने वेपर प्रेशर बढ़ाया तो ये मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, x2 बढ़ गया। और यहाँ पर x1 0 था, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ गया और x1 क्या हो गया है? 1। ठीक है, इसको हम ले लेंगे P1 नॉट, इसको हम ले लेंगे P2 नॉट, यानी ये हो चुका है P1, ये हो चुका है P2। हमने P टोटल पढ़ा था, P टोटल होता है P1 प्लस P2। एक पॉइंट मिलेगा आपको, ये जो पॉइंट आएगा इसके अंदर x1 और x2 क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ये भी 0.5 तो ये भी 0.5। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हमारे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो ग्राफ बनाया है उसके अंदर भी जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था। अब राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड ही हम लोग क्या करने वाले हैं? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या
डिफरेंसेस हैं। पहले आप लोग इस ग्राफ को नोट डाउन कर लीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि हम लोगों ने एक बीकर लिया है, इसको हमने कवर कर दिया है, इसके अंदर हमने दो लिक्विड्स ले लिए हैं और दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है। एक तो कंपोनेंट 1 है और एक कंपोनेंट 2 है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो चुके हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स है तो ये वेपर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जब लिक्विड वेपर बनाना बंद कर देगा यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि जब वेपर्स और ये लिक्विड की मात्रा सेम हो जाएगी, यानी कि अब लिक्विड और वेपर्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि और इतनी जगह ही नहीं है। तब क्या होगा कि ये जो वेपर फेज है इनका भी अपने आप में कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था x1 और x2, जो वो मोल फ्रैक्शन था वो लिक्विड का था। अब जो हम लोग मोल फ्रैक्शन जान रहे हैं कि ये जो वेपर्स बन रहे हैं इनका भी तो कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो ये जो वेपर्स बन रहे हैं इनका मोल फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कंपोनेंट 1 का y1 और कंपोनेंट 2 का y2। ये तो हो गया कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन और दूसरा हो गया कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन। अब हमको निकालना है P1 यानी कि वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन 1 और टोटल प्रेशर। और अगर हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कंपोनेंट 2 का तो वेपर प्रेशर, वेपर का मोल फ्रैक्शन y2 मल्टीप्लाई बाय P टोटल। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब हम लोगों ने दो वोलेटाइल लिक्विड्स लिए तब वो वोलेटाइल लिक्विड्स क्या बना रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं। हमने पढ़ा था कि लिक्विड्स का यानी कंपोनेंट्स जो हम लोग ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होता है। वो हमने मान लिया एक x1 और दूसरा x2। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो वेपर फेज के अंदर लिक्विड है, क्योंकि ये भी लिक्विड है और ये प्रेशर लगा रहे हैं, तो इस वेपर फेज का भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा और उस मोल फ्रैक्शन को हमने डिनोट करा y1 और y2 से। अब ये जो वेपर फेज है ये कितना प्रेशर लगा रहे हैं ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो P1 बराबर हो जाएगा y1 P टोटल के, कि जो टोटल प्रेशर है वो, और P2 किसके बराबर हो जाएगा, y2 P टोटल के। ठीक है, तो अगर हम लोगों को निकालना है कि वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन है, अब इसका प्रेशर निकालो, तो आप P1 से निकाल लेंगे y1 P टोटल और P2 से निकाल लेंगे y2 P टोटल। और अगर आपको y1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन P टोटल, और y2 निकालना है तो क्या है, P2 अपॉन P टोटल। यानी आपका क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। एक तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शन निकालिए आप नॉर्मल सॉल्यूशन का, जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है उसका। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज का, तो आप लोग निकालने वाले हैं y1 और y2। अब इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमसे क्वेश्चन क्या आने वाला है और हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो y1 और y2 है ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। सेम टू सेम y2 भी मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। ठीक है, और x1 और x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज, जो हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन। आ गया समझ में।
अब हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आने वाला है आपका। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी हम लोगों को दे रखा है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और दूसरा दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन होता है CH2Cl2 एट 298 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर हमको दे रखा है 298 केल्विन। ठीक है, 200 mm Hg एंड 415 mm Hg, यानी कि क्लोरोफॉर्म का प्रेशर दे रखा है P1 नॉट और दूसरा दे रखा है P2 नॉट। P1 नॉट हमको कितना दे रखा है 200 mm ऑफ Hg, और CH2Cl2 का कितना दे रखा है 415 mm ऑफ Hg। इसके अंदर सबसे पहले आपको यही लिखना है गिवन क्या क्या है, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, और किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको यही लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। तो हमको P1 नॉट गिवन है, यानी क्लोरोफॉर्म को हम P1 मान रहे हैं, और CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन को हम लोग P2 नॉट मान रहे हैं, प्रेशर P2 नॉट मान रहे हैं। ये 200 दे रखा है, ये 415 दे रखा है। अब calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 ग्राम of chloroform, यानी हमको बोल रहे हैं क्लोरोफॉर्म का मास है CHCl3 यानी W1 दे रखा है 25.5 ग्राम, और W2 यानी कि CH2Cl2 दे रखा है, डाइक्लोरोमीथेन दे रखा है हमारे पास 40 ग्राम। आगे है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमको एक तो वेपर प्रेशर निकालना है, यानी कि P टोटल निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर कितना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछ लिया हमसे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी आपको निकालना है Y1 और Y2। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा था। राउल्ट्स लॉ हमको टोटल प्रेशर निकालकर दे रहा था, P टोटल क्या बोल रहा था कि P1 प्लस X2 P2 नॉट माइनस T1 नॉट। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल रहे थे, राउल्ट्स लॉ निकाल रहे थे कि P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट माइनस T1 नॉट। अब आप देख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। हमको P1 नॉट गिवन है, हमको P2 नॉट भी गिवन है, हमको क्या निकालना है यहाँ पर X2। इस फॉर्मूले में P टोटल निकालने के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे P टोटल पूछा गया है, तो हमारे पास सब कुछ गिवन है, सिर्फ X2 गिवन नहीं है, तो हम लोग X2 निकाल लेते हैं। तो आइए X2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, और X1 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2।
अब हमारे को तो N2 और N1 भी गिवन नहीं है, उसके लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि N1 का फॉर्मूला होता है W1 अपॉन M1 और N2 का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन M2। हमको M1 और M2 भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, M1 निकाल लेंगे और M2 निकाल लेंगे। M1 किसका निकाल लेंगे आप, क्लोरोफॉर्म का, यानी कि CH Cl3 का। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। क्लोरीन आपको 3 दे रखे हैं और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। सेम टू सेम आपको निकालना है CH2Cl2 का, तो कार्बन का होता है आपका 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस क्लोरीन 2 दे रखा है और क्लोरीन का होता है 35.5। M1 और M2 निकालने के बाद आप लोग N1 और N2 निकाल सकते हैं। N1 का फॉर्मूला हमारे पास है W1 अपॉन M1। W1 हमको यहाँ पर गिवन है 25.5 और W2 हमको गिवन है 40। W2 हमको गिवन है 40, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 40 अपॉन जो भी आपका M2 आ रहा है वो। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको कैलकुलेट करके बता देती हूँ क्या आने वाला है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 119.5 ग्राम्स पर मोल, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 85 ग्राम्स पर मोल। M1 और M2 अपना आ चुका है। अब हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स में N1 क्या है, W1 हमको गिवन है 25.5 और हम लोगों ने M1 निकाल लिया है 119.5। N2 के लिए हम लोगों को क्या है, W2 है 40 और M2 हमने निकाल लिया है 85। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, N1 और N2 आ जाएगा। N1 और N2 आने के बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे कि N1 अपॉन N1 प्लस N2 और X2 निकालने के लिए N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो इस फॉर्मूले से हम लोग N1 N2 निकाल रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका N1 आएगा वो आ जाएगा 0.213 मोल्स और N2 आपका आ जाएगा 0.47 मोल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। X1 हो चुका है आपका N2 अपॉन N1 प्लस N2। आप लोग यहाँ पे N1 प्लस N2 टोटल भी निकाल सकते हैं, यानी कि 0.213 प्लस 0.47, तो इट्स अप्रॉक्स 0.683 आ जाएगा। X1 है, N2 इज X1 है N1 अपॉन N1 प्लस N2, तो अपना N1 है 0.213 अपॉन 0.683 और X2 हमारे पास है 0.47 अपॉन 0.683। यहां से आपका X1 और X2 आ जाएगा। यहां पर आप लोग X2 की वैल्यू रख लेंगे। हम लोगों ने X1 और X2 दोनों निकाल लिया है, आप लोग चाहें तो सिर्फ X2 निकाल सकते हैं। X2 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से आपका आ जाएगा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जब आ जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये रफ करती हूं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रफ कर रही हूं।
इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.688 और इसका आ जाएगा 0.2312। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमारे पास है P टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। यहाँ पर हम लोग P1 नॉट की वैल्यू रख देंगे, X2 की वैल्यू रख देंगे और इन सब की वैल्यू रख देंगे, आपका आ जाएगा P टोटल। हम लोग P टोटल इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, जो कि ये काम आप आराम से कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। अब हमको निकालना है y1 और y2। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा था वो है कि y1 क्या होता है और y2 क्या है। y1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इट्स P1 अपॉन P टोटल, और y2 का फॉर्मूला है P2 अपॉन P टोटल। लेकिन हमको तो P1 नॉट और P2 नॉट दे रखा है, हमको P1 और P2 तो दे ही नहीं रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर X1 X2 निकाला था, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि P1 होता है P1 नॉट X1 और P2 होता है P2 नॉट X2। हमको P1 नॉट भी गिवन है, हमको P2 नॉट भी गिवन है, X1 और X2 हम लोगों ने निकाल लिया है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी P1 की भी और P2 की भी। जब P1 और P2 की वैल्यू आ जाएगी, इस फॉर्मूले से हमने P टोटल निकाल लिया है, तो आपका y1 और y2 निकलना बहुत आसान हो जाएगा। P1 की वैल्यू पुट करिए जो यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं, उसके बाद P टोटल हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, y2 की वैल्यू पुट करिए जो कि है P2 अपॉन P टोटल। P2 भी हम लोग यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि P2 नॉट भी गिवन है, X2 हम लोगों ने निकाल लिया है, P टोटल इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, आपका y1 और y2 भी निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसके अंदर क्या है, हम लोगों को एक एक चीज निकालनी है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे आपको गिवन क्या क्या है। हमको क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन के प्रेशर्स गिवन है, और प्रेशर में भी क्या गिवन है, P1 नॉट गिवन है और P2 नॉट गिवन है। अब हमको P टोटल निकालना है। P टोटल निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मोल फ्रैक्शंस निकालने पड़ेंगे। मोल फ्रैक्शंस के लिए हम लोगों को मोल्स निकालने पड़ेंगे और मोलर मास। तो सबसे पहला काम है आपको मोलर मास निकालना। मोलर मास निकालेंगे आप क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का। उसके बाद आप लोग निकालने वाले हैं मोल्स। मोल्स के अंदर हमको गिवन मास दिया हुआ है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का हमको गिवन था 25.5 और डाइक्लोरोमीथेन का गिवन था 40 ग्राम्स। हम लोग मोल्स निकालेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। जब हमारे मोल्स निकल जाएंगे तो हम लोग मोल फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शंस हम लोग कैसे निकालेंगे, वही N1 अपॉन N1 प्लस N2, और दूसरा हम निकाल लेंगे कि N2 अपॉन N1 प्लस N2। X1 और X2 जब हमने निकाल लिया, आप लोग अगर X1 निकाल लेंगे तो X2 का फॉर्मूला एक और तरीके से निकाल सकते हैं, 1 माइनस X1। यहां से भी आपका सही आंसर आएगा। यहाँ से हमको X1 और X2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग P टोटल निकालेंगे। P1 नॉट गिवन है, X2 हमने निकाल लिया, P2 नॉट गिवन है और P1 नॉट भी गिवन है। यहाँ से P टोटल निकल जाएगा। अब हमको निकालना है P1 और P2। ये तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। P1 का फॉर्मूला होता है P1 नॉट X1। P1 नॉट गिवन है, X1 हमने निकाल लिया है। P2 इक्वल्स टू P2 नॉट X2। P2 नॉट गिवन है और X2 हम लोगों ने निकाल लिया है। इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। कैसे, P1 अपॉन P टोटल, P2 अपॉन P टोटल। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन है बहुत आसान, इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कि वेपर फेज सॉलिड अगर हम लोग सॉल्यूट लेंगे और सॉल्वेंट वापस से लिक्विड लेंगे तो क्या चेंजेस आते हैं। एक चीज और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि राउल्स लॉ भी यही बोलता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और हेनरी लॉ भी सेम चीज बोल रहा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। फिर इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।